हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा तथा वह परमताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। यदि टी ताप पर डी क्यू रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा हो तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी अपनी ये ds क्या है, ds है एंट्रोपी को एंट्रोपी में परिवर्तन। ऐसे यहाँ डिनोट करता है एंट्रोपी को और ds डिनोट कर रहा है एंट्रोपी में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन को। dq रिवर्सिबल अपॉन t, dq रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन में अवशोषित की गई ऊष्मा यानी उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित की गई ऊष्मा को अपन बोलते हैं dq रिवर्सिबल अपॉन t। टी वह तापमान है जिस तापमान पर ऊष्मा को रिवर्सिबल रूप से या उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित किया गया है। आगे देखिए, यदि तंत्र एक निश्चित ताप टी पर क्यू रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करके ए अवस्था से बी अवस्था में चला जाता है तो एंट्रोपी में एक फाइनाइट चेंज आता है जो कि निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब एक फाइनाइट या परिमित परिवर्तन के लिए हम ds नहीं लिख के अपन क्या लिखते हैं, डेल एस लिखते हैं। या हमने पहले भी बात की थी तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डेल एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए। मीन्स बी अवस्था में कितना एंट्रोपी है उसमें से ए अवस्था में कितना एंट्रोपी था उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एस। और इसको किस तरीके से शो करेंगे अपन, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी मतलब रिवर्सिबल रूप से अवशोषित की गई ऊष्मा अपॉन तापमान, वह तापमान जिस तापमान पर ऊष्मा अवशोषित की गई है। अब आगे देखो, ऊर्जा के समान एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। जैसे एनर्जी अवस्था फलन है वैसे ही एंट्रोपी भी क्या है, एक अवस्था फलन है। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। अर्थात ds g के समान यह एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मतलब इसका जो अवकलन होता है वो कौन सा होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तथा ऊष्मागतिक चरांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऊष्मागतिक चरांकों में हम कौन कौन से यूज़ लेते हैं, वेरिएबल्स अपन यूज़ लेते हैं, दाब लेते हैं, आयतन लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। उसके रूप में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंट्रोपी का मान तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर डिपेंड करता है। मतलब अगर द्रव्य की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है तो मतलब कौन सा गुण हो गया, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब मात्रात्मक गुण हो गया। मात्रात्मक गुण क्या होता है, मात्रात्मक गुण वो गुण होता है जो कि पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पे डिपेंड नहीं करता। इस तरीके से अपन ने देखा कि ये एक तो यथायथ अवकलन दिखाता है और एक ये मात्रात्मक गुण दिखाता है। और वो इकाई इसकी क्या हो जाएगी, कैलोरी पर जूल मान लो या कैलोरी पर डिग्री मान लो। और कभी कभी इसको एंट्रोपी यूनिट में भी व्यक्त कर सकते हैं। और एक मोल के लिए क्या हो जाएगी, एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं तो एंट्रोपी धारणा का गणितीय निरूपण हम देखते हैं। तो जो कार्नोइंजन जब हमने देखा था तो कार्नोइंजन में बात की थी तो अपने पास ये एक इक्वेशन बनकर आई थी, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसको रीअरेंज करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी अपने पास, इसको रीअरेंज करने पर हमें इक्वेशन मिलती है ये वाली। कौन सी इक्वेशन मिलती है, ये वाली इक्वेशन मिलती है, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। अब इसको रीअरेंज करके अगर Q2 अपॉन T2 को दोनों को एक साइड ले आता हूँ तो अपने पास इक्वेशन आती है ये वाली। तो देखिए यहाँ पे Q2 प्लस T2 तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चीज़ बता रही कि कुछ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उच्च ताप पर। और माइनस Q1 अपॉन T1 केवल और केवल ये बता रहा है कि ऊष्मा का विसर्जन हो रहा है। यदि हम नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह को अवॉइड करके केवल ऊष्मा का आदान प्रदान से ही अपन इसको निरूपित करें इक्वेशन को तो अपने पास इक्वेशन बनकर आती है Q1 प्लस Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, चूंकि समीकरण 37 में एक पद समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम तथा दूसरा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित है, अतः यह कह सकते हैं कि
QT पदों का बीजीय संकलन शून्य होता है। जो हम ये जो इक्वेशन 37 थी और हमने जो कार्नोट साइकिल देखा था उसमें आपको पता है जो एक पद होते हैं या दो पद होते थे वो तो समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित होते थे, और दो पद किससे संबंधित होते हैं? रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित होते थे, और तंत्र वापस अपनी अवस्था में आ जाता था। मतलब यदि तंत्र ए से बी में चेंज हो रहा था और बी से ए में आ जाता है तो उस समय Q/T1 प्लस Q2/T2 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये बीजीय योग होता है, और इसी वजह से इन दोनों का योग क्या हो जाता है? 0, क्योंकि उस समय Q/T का जो रेशो होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ ABA एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यह यहाँ A से चलता है B और वापस A की तरफ आ जाता है। मतलब ये चल रहा है A से इधर की तरफ और वापस 5 सेकंड से वापस A में आ जाता है। चक्रीय प्रक्रम है जिसमें अवस्था A से B में तथा वापस अवस्था A में उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तन किया जाता है। यदि पूरा AB को एक कार्नोट इंजन माने और सेकंड स्टेज में हम ये माने कि A और B के बीच में असंख्य कार्नो इंजन वर्क कर रहे हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे ये दे रखे हैं वो एक कार्नो इंजन को निरूपित कर रहे हैं, तो वापस वो साइक्लिक रूप में घूमकर वापस अपनी अवस्था में आ रहे हैं। तो यदि चक्र ABA को छोटे छोटे कार्नो चक्रों का समूह मानते हैं, यदि संपूर्ण चक्र समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रमों की श्रेणी है, तो एक कार्नोट इंजन में क्या क्या होता था? समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम होते थे, और जब तंत्र वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता था तो Q/T1 प्लस Q2/T2 इन दोनों का जो बीजीय योग होता था वो क्या होता था? 0 होता था। तो प्रत्येक कार्नो चक्र के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक कार्नो चक्र के लिए। यदि हम संपूर्ण कार्नो चक्र की बात करें तो Q/T का ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। मतलब संपूर्ण कार्नो चक्र के लिए Q/T का जो योग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। हमें पता है Q/T का योग क्यों 0 होगा? क्योंकि जब कार्नो इंजन साइक्लिक रूप से काम करते हुए वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, तो एक अवस्था में जब फर्स्ट अवस्था में तो या पथ फर्स्ट में तो वो ऊष्मा अवशोषित करता है और 5 सेकंड में ऊष्मा को वो विसर्जित करता है, और इस तरीके से Q/T का जो रेशो आता है पूर्ण साइक्लिक प्रक्रम में उनका सकल योग क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ हमने देखा कि A से B के बीच में असंख्य कार्नो चक्र है और सभी कार्नो चक्रों के Q/T का जो योग होगा वो क्या आएगा? 0 होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा सिग्मा। सिग्मा क्या बताता है? सभी का संपूर्ण योग बताता है। तो सिग्मा Q/T = 0। यदि परिवर्तन अनंत सूक्ष्म हो तो उपरोक्त समीकरण को किस तरीके से लिखेंगे? हमें पता है कि जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो हम उसको D फॉर्म में लिख देते हैं, DQ। और डेल कब लिखते हैं? जब परिमित परिवर्तन आता है तब हम डेल लिखते हैं। जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन आता है तो हम उसको D के रूप में लिखते हैं। तो जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा तो हम उसको लिखेंगे सिग्मा DQ/T। देख क्या लिखेंगे हम? सिग्मा DQ/T = 0। यदि संपूर्ण चक्र दो पदों A से B तथा B से बना है तो समीकरण तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए सिग्मा DQ/T किस किस पदों का योग है? पहले तो A से B में जाएगा और वापस B से A में जाएगा। तो A से B में जाने के लिए पाथ है और B से A जाने के लिए 5 सेकंड है। तो A से बीच का संपूर्ण योग होगा सिग्मा DQ/dt। तो DQ/T A से B वाला अवकलन हो गया प्लस DQ/T B से A तक का अवकलन हो गया, और इन सब का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइक्लिक प्रक्रम में 0 हो रहा है। अतः यहाँ DQ/T A से B पाथ 1 में तथा समस्त DQ/T पदों का संकलन तथा B से A में DQ/T B से A 5 सेकंड में समस्त DQ/T पदों का संकलन है। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो गया? A से B के पाथ में समस्त Q/T पदों का संकलन है, और ये जो पद है DQ/T B से A के बीच का, ये B से A के बीच में आने वाले समस्त DQ/T पदों का संकलन है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको? अब चूंकि एक पद का जो पाथ फर्स्ट में जो काम हो रहा है उसका जस्ट रिवर्स काम कौन से पद में हो रहा है? पथ सेकंड में या
5 सेकंड में उसका जस्ट रिवर्स वाला काम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, ये दोनों की क्वांटिटी सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dq/t पाथ फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस dq/t पाथ सेकंड, या जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकेंगे, dq/t b/a और a/b दोनों तरीके से लिखो, बात एक ही होगी। अतः आगे हम बात करें, समीकरण 41 से ये स्पष्ट है कि dq/t a से b तक की एक निश्चित राशि है जिसका मान परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता बल्कि अवस्था a से b पर निर्भर करता है। मतलब ये जो राशि है ये एक निश्चित राशि है जिसका मान किस पे निर्भर कर रहा है, उसका मान केवल और केवल अवस्था पे निर्भर करता है कि ए अवस्था में इसका क्या मान था और बी अवस्था में इसका क्या मान है, लेकिन कभी भी ये उस पथ पे निर्भर नहीं करता है जिस पथ से गुजरते हुए इसमें परिवर्तन आया है। अतः यह राशि एक अवस्था फलन है, यह फलन एंट्रोपी कहलाता है और इस तरीके से एंट्रोपी क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन हो गया। हाँ, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे केवल ए से बी का हमने देखा तो ए से बी में क्या हो गया, जब सिस्टम ए से बी में जा रहा है तो होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन को हम किस तरीके से दिखाएंगे, dq/t जब पथ कब जा रहा है ए से बी की अवस्था में, तो डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। कौन सी अवस्था में, जब अवस्था ए से बी में चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में जो एंट्रोपी को किस तरीके से दिखाएंगे, dq/dt और इसका समाकलन होगा ए से बी के मध्य में। अब आगे देखते हैं, यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उष्मा dq का अवशोषण उत्क्रमणीय ढंग से ही होना चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये उत्क्रमणीय जो कार्नोट साइकिल होती है वो भी उत्क्रमणीय ही होती है, और यहाँ पे जो उष्मा परिवर्तन हो गई है, जो उष्मा का अवशोषण हो रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए, उत्क्रमणीय ढंग से ही होना चाहिए। अनुत्क्रमणीय वाली बात हम आगे करेंगे। प्रत्येक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ये डेल एस परिमित चेंज के लिए था, और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए उसी को हम किस तरीके से दिखा देते हैं, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t, और डेल एस एंट्रोपी में परिमित परिवर्तन के लिए हो गया। तो इस तरीके से तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा धनात्मक होती है, अतः एंट्रोपी परिवर्तन भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः तंत्र की एंट्रोपी ऊष्मा के अवशोषण के साथ बढ़ेगी और ऊष्मा विसर्जित होने पर घटेगी। इस तरीके से एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो एंट्रोपी परिवर्तन भी धनात्मक होगी। एंट्रोपी ऊष्मा के अवशोषण के साथ बढ़ेगी और ऊष्मा के विसर्जित होने पर ही हमेशा घटेगी। अब आगे हम बात करते हैं समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिए, जब किसी गैस का आदर्श गैस के अनमोल का समतापी उत्क्रमण प्रसार किया जाता है तो उस समय हमें पता है कि जब किसी गैस का समतापी उत्क्रमणीय प्रसार किया जाता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो डेली का मान क्या आ जाता है, डेली उस कंडीशन में होती है 0। अतः ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार क्या था, डेली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब चूंकि यहाँ पर डेली का मान 0 है तो हमारे पास नेट इक्वेशन बनकर के आती है क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ क्यू अवशोषित ऊष्मा तथा डब्ल्यू प्रसार कार्य है। अब हमने जब कार्य के रूप में देखा था तो हमें इक्वेशन आई थी W इक्वल टू nRT ln V2 अपन V1। ये कार्य के रूप में हमने इसको डिराइव भी किया था। हमने बात की थी जब स्टार्टिंग में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पढ़ा था तब। और क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल भी यही हो जाएगा nRT ln V2 अपन V1, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या है, W है, तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln V2 अपन V1। अब एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब क्यू रिवर्सिबल की जगह का मान रखने पर समीकरण जो 45 है उससे क्यू रिवर्सिबल का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा nRT ln V2 अपॉन V1 अपॉन टी। अब यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या बन के आती है, डेल एस इज इक्वल टू nR ln V2 अपॉन V1। अब नेचुरल लॉ को हम जब खोल देते हैं तो हमें पास मिल जाती है डेल एस इज इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1। इस तरीके से समीकरण 46 द्वारा एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात किया जा सकता है। और कौन सी कंडीशन में, जब
किसी भी आदर्श गैस का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा हो। इस तरीके से आज हमने एंट्रोपी के बारे में बात करी। धन्यवाद।